हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनिरुद्ध एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ाई में व्यस्त हो। तो डी स्टूडेंट, बिना देर करते हुए आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की जो टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। इसकी पहले वाली जो क्लास थी इसमें आप लोग पढ़े कूलम्ब का नियम क्या होता है, कूलम्ब के नियम का महत्व क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप नहीं देखें तो जा करके देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज की जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। तो चलिए बिना देर करते आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए ना। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या होता है देख लीजिए। मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक, बिना माने हुए कुछ काम नहीं होने वाला है आजकल। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहां पर मान लेते हैं इसका मूल बिंदु है, ठीक, ओ। अब इसके बाद एक्स और वाई एक्सिस पर मान लेते हैं क्या है, दो आवेश रखे जाते हैं। ठीक, दो आवेश रखे जाते हैं। एक हो जाता है मान लेते हैं बिंदु ए पर रखा जाता है और दूसरा मान लेते हैं बिंदु बी पर रखा जाता है। बिंदु ए पर जो आवेश रखा जाता है, ठीक, बिंदु ए पर जो आवेश रखा जाता है इसको मान लेते हैं Q1। क्या मान लेते हैं, Q1। और ये जो है बिंदु ए बिंदु O से मान लेते हैं वेक्टर R1 दूरी पर। कितने दूरी पर है, वेक्टर R1 दूरी पर। ठीक, और ये जो है बिंदु B इस पर Q2 है। ठीक, अब ये जो है बिंदु B बिंदु O से मान लेते हैं वेक्टर R2 दूरी पर है। कितने दूरी पर है, वेक्टर R2 दूरी पर है। ठीक, अब इसके बाद है देखिए, अब इनके बीच क्या होगा, एक सीमित दूरी होगी। ठीक, और इनको एक दूसरे के समीप लाएंगे तो इनमें क्या होगा, अपना बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। ठीक, और जो वैद्युत बल लगेगा, ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों क्या है विजातीय आवेश है तो इनमें आकर्षण होगा, अगर सजातीय आवेश हो तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। तो मान लीजिए कि ये जो दोनों आवेश रखे गए हैं या सजातीय आवेश रखे गए हैं, ठीक, और इनके बीच वैद्युत बल लग रहा है। इनके बीच क्या लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है। ठीक, अब अगर ये सजातीय आवेश है और इनके बीच जो वैद्युत बल लग रहा है तो ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये इसको इधर ढकेलेगा। ठीक, यहाँ पर जो लगने वाला बल होगा वह क्या होगा, मान लेते हैं F12 बल लग रहा है। क्या लग रहा है, इसके द्वारा इस पर इधर बल लग रहा है, F12 हो गया। ठीक, सॉरी, इसके द्वारा इस पर इधर बल लग रहा है तो ये हो जाएगा आपका F12। क्या हो जाएगा, वेक्टर F12 मान लेते हैं। और इसके द्वारा इस पर इधर बल लगाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ का बल मान लेते हैं F21 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, F21 मान लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा कि इनके बीच की दूरी जो मान लेते हैं, मान लीजिए कि इसके द्वारा इधर जो बल लगाया जा रहा है वह क्या मान लेते हैं, वेक्टर R12। ठीक, अब इसके द्वारा इधर जो बल लगाया जाएगा क्या हो जाएगा, वही रिवर्स हो जाएगा, वेक्टर R21 भी हो जाएगा। समझे ना, क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 भी हो जाएगा। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को क्लास 11th में याद दिला दिया जाए कि क्लास 11th में वेक्टर फॉर्म पढ़े होंगे। ठीक है, यदि नहीं पढ़े हैं, ठीक, तो जा करके एक बार रिवाइज करिए, तभी ये थोड़ा सा समझ में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन फिर भी चिंता मत करिए, मैं आप लोगों को एकदम ईजी हलवा की तरह बना करके दे दूंगा, चिंता मत करिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, अब क्या है कि Q1 द्वारा Q2 पर बल लगाया जाएगा, Q1 द्वारा Q2 पर बल लगाया जाएगा, इसको इधर धकेला जाएगा। ठीक, ये Q1 ये Q2, इसके द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है तो इसको धकेलेगा तो ये उधर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, Q1 द्वारा Q2 पर बल लगाया जाएगा तो पीछे की तरफ जाएगा,
अब इसके बाद Q2 द्वारा Q1 पर भी जब बल लगाया जाएगा तो क्या होगा, ये इधर ढकेलेगा तो ये पीछे जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है दोनों आवेश एक दूसरे पर जब बल आरोपित करेंगे तो वो अपने क्या होंगे, विपरीत दिशा में रिपल्स करेंगे, विपरीत दिशा में क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, किसके द्वारा, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। ठीक, मान लेते हैं लगाया गया जो बल है वह कितना है, वेक्टर, इसके द्वारा इस पर बल लगाया जाए क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा तो कौन सा बल लगेगा, वेक्टर F12, कौन सा बल लगेगा, वेक्टर F12। ठीक, अब इसके बाद इसको मान लेते हैं कि यह जो क्या है, निकाय है, यह किसी क्या है, परावैद्युत पदार्थ यानी कोई माध्यम में रखा गया है। ठीक, तो वेक्टर F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 अगर माध्यम परावैद्युतांक K है तो K रख लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, दो Q1 इंटू Q2 अपान इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा R21, इसका परिमाण होगा तो क्या होता है 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपान R² होता है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा ये है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो आप लोगों को इसके पहले वेक्टर फॉर्म में पढ़ाया गया था। ठीक, तो ये कांस्टेंट है, ये भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा जाएगा, तो जिसका होगा किसका, R का होगा, किसका होगा, R का, तो यानी यहाँ लगा लेते हैं यूनिट वेक्टर R21, क्या लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 यानी कि R21 कैफ। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग, चूंकि यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R21 इज इक्वल टू, ठीक, अगर क्या दो वेक्टर, वेक्टर A और वेक्टर B है, या फिर यहाँ हम कर लेते हैं वेक्टर A है, ठीक, और इसका परिमाण है मॉड ऑफ वेक्टर क्या, वेक्टर A। ठीक, तो यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A अपान उसका परिमाण, उसका क्या परिमाण, सेम उसी तरह से करना है हमको। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए इसके द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है ना, तो इसके द्वारा बल लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान वेक्टर, ओहो गलती हो गई, इसका तो हो जाएगा क्या, वेक्टर R21 अपान क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर R21 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21, ये इसका परिमाण है, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक, अब इसके बाद अगर देखा जाए आगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो वेक्टर R21 है ना, वेक्टर R21 किसका जो है कि फलन है। ठीक, तो वेक्टर R21 अगर मान लिया जाए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 इसके द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है, इसके द्वारा इस पर बल लगाया जा रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो क्या लिख देंगे इसको, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 अपान इसका, इसमें ये भी मैग्नीट्यूड ही है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी मैग्नीट्यूड ही है, तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, मॉड फॉर्म बन जाएगा, यानी कि 2 घात यहाँ 1 यहाँ जुड़ जाएगा, कितना होगा 3 घात हो जाएगा। तो यानी लिख सकते हैं वेक्टर
R21 क्यूब, मॉड ऑफ वेक्टर R21 क्यूब, ठीक, इनटू और क्या होगा, ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। एकदम सिंपल सा, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या होगा। अब तो क्या हो गया, किसके द्वारा, ओहो Q1, यहां हो जाएगा Q2 द्वारा Q1 पर, Q2 द्वारा Q1 पर, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसी का उल्टा, अब Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल क्या होगा, Q1 द्वारा क्या, Q1 द्वारा किस पर, Q2 पर, Q2 पर लगाया गया बल, लगाया गया बल, Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। देखिए क्या होगा, जब इसके द्वारा इस पर बल लगाया जाएगा, आप लोग ये समझ लिए, ठीक, सेम उसी का रिवर्स हो जाएगा। इसके द्वारा इस पर बल लगाया जाएगा तो कौन सा बल लगेगा, वेक्टर F21, वेक्टर F21 इज इक्वल टू क्या होगा, वही होगा घिसा-पिटा सूत्र 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी क्या होगी, वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे ना, तो R12 स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का क्या था, यूनिट वेक्टर आया था, वेक्टर फॉर्म में लिखे थे, तो यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में, उसी का उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि यूनिट वेक्टर R12, यूनिट वेक्टर R12, ठीक। अब इसको फिर वही समझ लीजिए, R12 की जगह हम क्या कर लेते हैं, फिर यही लिखेंगे लेकिन थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो इसको हम जो है कि इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, अब यहाँ 1 2 है तो इसका हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर 1 2 क्यूब इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ये वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अगर हम क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस क्या कर लें, कॉमन ले लें, या दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर 21 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21 क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अरे जब माइनस हम कर लेंगे या माइनस दोनों में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर माइनस आ जाता है, और इधर जो है कि माइनस इसमें हम कर लेते हैं, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ये मानते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखते हैं तो क्या मिलता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। अब देखिए इन दोनों को देखिए, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड, इसका भी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों का क्या है, सेम लग रहा होगा, 1/4πε0 के 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12, ठीक है, Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21 क्यूब हो जाएगा। फिर से बताइए यहाँ पर क्या है आप लोगों का, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक। अब इसमें यहाँ पर देखिए दिशा बस केवल परिवर्तित हुआ, ये इधर, लेकिन यहाँ जो इनके बीच की जो क्या है मैग्नीट्यूड है, परिमाण है,
दोनों तो सेम ही है, ठीक। तो आप जो है कि 1 2 की जगह 2 1 है यहाँ पर लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, जब इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सॉरी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21, एकदम सिंपल सा हो गया, ठीक। अब इसके बाद यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से क्या मिल रहा है, देखिए ये तो है कूलाम का नियम का सदिश रूप, किसका, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे क्लास 11th और 9th में पढ़े होंगे, ठीक, कि न्यूटन का नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम बिल्कुल पढ़े होंगे, ठीक है। क्या होता है, जब हम जिस पर जितना बल लगाते हैं वह भी हम पर उतना ही बल लगाती है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है, लेकिन दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ पर भी है कि दोनों आवेशों का परिमाण अगर सेम है, परिमाण क्या है, सेम है, ठीक, तो दोनों आवेश एक दूसरे पर उतना ही बल लगाएंगे, क्या होंगे, उतना ही बल लगाएंगे, बस केवल दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, है इधर होगा, है इधर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिशा माइनस का मतलब क्या है, दिशा अलग। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कूलाम का नियम भी न्यूटन के तीसरे नियम का क्या करता है, पालन करता है। कूलाम का नियम भी न्यूटन का थर्ड लॉ का क्या करता है, पालन करता है, समझिए ना। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे।